किसी भी देश के लिए जनसंख्या समस्या है या फिर समाधान, ये वहां की कामकाजी आबादी पर निर्भर करता है। आबादी में ज्यादा हिस्सेदारी काम करने वाले लोगों की हो तो ये स्थिति देश की इकोनॉमी के लिए बेहतर होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डेयरी का काम करने वाले किसी व्यक्ति के पास दुधारू गायों की संख्या ज्यादा है तो उसकी अच्छी कमाई होगी। कहने का मतलब ये कि कामकाजी आबादी किसी भी देश के लिए एसेट है और काम नहीं करने वाली आबादी लायबिलिटी। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनसंख्या पर यूएन की ताजा रिपोर्ट में हमारे लिए एक अच्छी खबर छपी है। यूएनएफपीए यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक 144 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ आबादी के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। वहीं करीब 142 करोड़ की आबादी के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। लेकिन असली खबर ये नहीं है, असली खबर तो अब शुरू होती है। आप कहेंगे कि आबादी में 2 से 3 करोड़ का फर्क हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, इससे आंकड़ों के सिवाय क्या ही बदल जाएगा। लेकिन बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। सारा खेल डेमोग्राफिक चेंज का है। चलिए समझते हैं। भारत में 10 से 24 साल की उम्र वाले लोगों की आबादी 26% है। चीन में यह संख्या अब 18% रह गई है। इसी तरह 10 से 19 साल की उम्र के लोगों की आबादी भारत में 17% है, जबकि चीन में यह आंकड़ा 12% है। तो ये वो युवा आबादी है जो वर्तमान से लेकर आने वाले वर्षों तक प्रोडक्टिव साबित होगी। वहीं 65 प्लस आयु वाली बुजुर्ग आबादी की बात करें तो भारत में इनकी संख्या महज 7% है, जबकि चीन में यह आंकड़ा 15% यानी 2 गुना से भी ज्यादा है। यह आबादी न सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव है बल्कि पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा वगैरह की दृष्टि से अगर देखें तो देश के लिए ये लायबिलिटी भी है। अब यहाँ ये बिल्कुल साफ कर दें कि हम अपने बुजुर्गों का पूरा सम्मान करते हैं और ये एसेट लायबिलिटी का जो तराजू है सिर्फ एक इकोनॉमिक नजरिया है। खैर, अब वापस लौटते हैं तो कामकाजी आबादी किसी भी देश के लिए किस तरह एसेट हो सकती है, इसे चीन के उदाहरण से समझ लेते हैं। वो 1980 का दशक था जब सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन ने 1978 में ही अपने यहाँ आर्थिक सुधार शुरू किए। इसने मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस किया। कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी के बदौलत चीन ने हाई क्वालिटी लेबर फोर्स की नींव रखी। ग्लोबलाइजेशन का भी फायदा चीन को पहले मिला। वहीं दूसरी ओर भारत में 1991 में आर्थिक सुधार शुरू हुए, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियां लागू हुई, लेकिन भारत ने सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। अब पीछे पलटकर देखें तो 1988 में भारत और चीन दोनों देशों की जो जीडीपी थी लगभग बराबर थी, लेकिन आज चीन की जीडीपी भारत से करीब करीब 5 गुना ज्यादा बढ़ी है। चीन की इकोनॉमी ने 1998 में ही $1 ट्रिलियन को पार कर लिया था, जबकि भारत 9 साल बाद 2007 में इस मुकाम पर पहुंच पाया। चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में स्थापित हो गया। उस दौर में चीन ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए लेबर फोर्स के रूप में देश की युवा कामकाजी आबादी का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ उससे एक चूक हो गई। वो चूक थी वन चाइल्ड पॉलिसी। 1949 में चीन की आबादी 54 करोड़ थी, जो 1980 तक करीब 97 करोड़ पहुंच गई थी। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को सख्ती के साथ लागू किया। सख्ती भी ऐसी कि नहीं मानने वालों पर भारी जुर्माना और नागरिक अधिकार तक छीन लिए जाते थे। जबरन गर्भपात तक करा दिया जाता था। 2013 में एक फिल्म मेकर दंपत्ति पर तो 3 बच्चे पैदा करने के लिए 9 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया था। 1980 में लागू की गई इस पॉलिसी का असर ऐसा हुआ कि देश के युवा बुजुर्ग होते गए और बुजुर्ग और ज्यादा बुजुर्ग होते गए और इसकी तुलना में युवा आबादी कम रह गई। 2016 में आखिरकार चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को वापस लिया। चीन को जब तक अपनी इस भूल का एहसास हुआ काफी देर हो चुकी थी। ताजा हाल आप आंकड़ों में देख ही चुके हैं। हालांकि चीन ने आर्थिक सुधारों के जरिए दशकों पहले जो पेड़ लगाए थे उन्हीं के फल अब तक खा रहा है। चीन को लंबे समय से दुनिया का कारखाना कहा जाता है। दुनिया के ज्यादातर देशों का काम उसके बगैर नहीं चल पाता और इसलिए दुनिया चाइना +1 की तलाश में है। भारत दुनिया के लिए इस खांचे में फिट होने की योग्यता रखता है। आर्थिक सुधारों ने बेशक भारत को सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ाया। भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर की बड़ी हिस्सेदारी है। चीन के 46% की तुलना में भारत में यह आंकड़ा 66% का है। हाल के वर्षों में भारत ने कई रिफॉर्म्स के जरिए दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता भी दिखाई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया प्रोग्राम से लेकर न्यू ईवी पॉलिसी और हर एक सेक्टर में एफडीआई तक आर्थिक सुधारों के जरिए केंद्र सरकार लगातार देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटो सेक्टर और स्पेस सेक्टर तक असर भी दिखने लगा है। दुनिया भर की तमाम कंपनियां अपनी फैक्ट्रीज भारत में लगा रही हैं। अब चूंकि बुजुर्ग आबादी वाले चीन की तुलना में भारत युवाओं का देश है, इसलिए जाहिर तौर पर हमारे पास लेबर फोर्स भी ज्यादा है। अब बात घूम फिर कर वहीं आती है कि ये जो युवा आबादी है, इसमें से ज्यादा आबादी का कामकाजी होना जरूरी है। बाकी आरबीआई से लेकर आईएमएफ तक के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि इंडियन इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है और भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। तो समृद्धि के इस सफर में
आप भी मुसाफिर बनिए और इस सफर में हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी आपके साथ हमेशा रहेगा ताकि आपको आपके काम की और आपके फायदे की सारी जानकारी हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।